नमस्कार, मैं हूं अजय। देश में कोरोना के केसेस फिर बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। ऐसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और फिलहाल मैं उतारता हूं मास्क, क्योंकि अब मुझे बतानी है आपको इस वक्त की सभी खबरें। और बड़ी खबर तो ये है, जो राहत वाली खबर है, उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम इस बार नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। विद्युत नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल की ओर से बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने समेत सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि बिजली उपभोक्ताओं पर न तो रेगुलेटरी सरचार्ज लगेगा और न ही मौजूदा बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। दरअसल यूपीपीसीएल ने बीते दिनों लखनऊ के पास रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने, स्लैब में बदलाव करने और बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आयोग ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। कंपनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग में जो बिजली दर का प्रस्ताव दाखिल किया गया था, रेगुलेटरी असेट का जो प्रस्ताव दाखिल किया गया था, स्लैब परिवर्तन का जो प्रस्ताव दाखिल किया गया था, काफी लंबी सुनवाई के बाद आज विद्युत नियामक आयोग ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। और नियामक आयोग ने अपने फैसले में कहा है वर्तमान जो बिजली दर है यही आगे भी लागू रहेगी। और पावर कारपोरेशन का रेगुलेटरी असेट का जो प्रस्ताव था, जो पावर कारपोरेशन ने लगभग 10 से 12% रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया था, उसे भी विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। बागपत दौरे पर सीएम योगी पहुंचे, जिला अस्पताल का निरीक्षण यहां पर किया है, लाभार्थियों को भी राशन किट बांटे हैं। सीएम ने ग्रामीणों से भी संवाद किया, कलेक्ट्रेट में भी समीक्षा बैठक की। पिछले 7 साल में बागपत का काफी विकास हुआ है, ये भी इस मौके पर सीएम योगी ने कहा। और कलेक्ट्रेट में बागपत के विकास कार्यों का जायजा लिया, समीक्षा बैठक की। दिल्ली आए हुए हैं सीएम योगी, 2 दिनों के सांसदों के साथ, यूपी के सांसदों के साथ बैठक, चुनाव को लेकर महामंथन का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक है शाम में, लेकिन इस बीच सुबह में लगे हाथ सीएम योगी ने बागपत का दौरा कर लिया, यहां की समीक्षा कर ली। यहां अधिकारियों से मिले, कलेक्ट्रेट में बैठे, क्या डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उन सारी बातों का खुद जायजा लिया। यहां के अस्पताल पहुंचे, जिला अस्पताल पहुंचे, यहां का भी जायजा लिया। और बागपत दौरे पर सीएम योगी ने प्राइमरी स्कूल का भी निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने एक छोटे बच्चे को दुलारा, तो स्कूली बच्चों को स्कूल बैग और लाभार्थियों को राशन किट भी बांटे। 5000 साल पहले बागपत एक सामान्य गांव था और महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से जिस एक गांव की मांग की थी, 5 गांवों में से एक गांव बागपत भी था। आज जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है। पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात खा रहा है। यानी कभी इंद्रप्रस्थ को लेकर के महाभारत हुआ था, लेकिन आज बागपत ने पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की यहां पर आई हैं, वो अद्भुत है। बीजेपी यूपी का ट्वीट सामने आया है, किसान आंदोलन को लेकर के ये ट्वीट हुआ है। ओ भाई जरा संभल कर जाइयो, लखनऊ में टिकैत ने लखनऊ को घेरने की भी धमकी दी। बीजेपी नेता राकेश टिकैत ने भी धमकी दी है। ये वो ट्वीट बीजेपी का, ओ भाई जरा संभल के जाइयो। हाल ही में लखनऊ जाने की बात कही थी, लखनऊ को दिल्ली बनाने की बात कही थी राकेश टिकैत ने। तो अब बीजेपी के ट्विटर हैंडल से यह कार्टून पोस्ट हुआ है और उसमें लिखा है कि ओ भाई जरा संभल के जाइयो।
प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, अराजकता मचाने की कोशिश करेगा, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी सख्ती के साथ पेश आएगी। सीए और एनआरसी के आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने अराजकता मचाने की कोशिश की थी। आज उनका हश्र क्या है? उनके पोस्टर चौराहे चौराहे पर लग गए। संपत्तियों का जो नुकसान किया था वो वसूली की जा रही है। और बीजेपी के इस ट्वीट पर राकेश टिकैत ने कहा है कि वो लखनऊ जरूर जाएंगे और अपनी मांगे भी उठाएंगे। लखनऊ तो आते जाते रहेंगे। हाँ, लखनऊ कोई किसी के उसकी रियासत देगा कि लखनऊ कोई जा ही नहीं सकता। लखनऊ भी जाएंगे, अपनी समस्या भी उठाएंगे, बातचीत भी होगी, समाधान भी होगा। लखनऊ भी जाएंगे, आंदोलन भी होंगे। और बीजेपी के ट्वीट पर विपक्ष ने भी ऐतराज जताया है। ट्वीट को किसानों का अपमान करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से थेथराई पर उतर आई है, बेशर्मी पर उतर आई है। किस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं ये लोग? कभी किसान को मवाली कहते हैं, कभी अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी। ये नहीं कि किसानों की समस्याओं को सुलझाएं, ये नहीं कि गन्ना के किसानों का बकाया पैसा दें। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है? आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है और किसान जरूर इसका बदला 2022 में लेगा। आपको सुनाते हैं 26 जुलाई को राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या धमकी दी थी, जिसका जवाब आज ट्वीट के जरिए सामने आया है। सरकार सही उससे काम करें, नहीं काम होगा। वो आंदोलन बढ़ रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने टिकैत की धमकी पर कहा है कि लखनऊ में आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं मिलेगी। इतना कह सकता हूं, कानून व्यवस्था लेने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, कानून व्यवस्था जिस तरह से आपने लाल किले में बिगाड़ी थी, वो उत्तर प्रदेश में हम होने नहीं देंगे। आप आइए, लोकतांत्रिक तरीके से आपको जो भी निर्णय करना है या बातचीत करनी है वो आए। मैं बातचीत का जो रास्ता है वो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बातचीत का रास्ता तो दिल्ली में है। तो हमारी उनको सलाह यही रहेगी कि कृपया करके आप दिल्ली जाए, आपको निमंत्रण दे रखा है, वहां पे उन लोगों से बातचीत करें। बीजेपी ने यूपी फतेह के लिए मेगा प्लान बनाया है। इसके तहत बीजेपी पूरे यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल सभी 43 नए मंत्रियों को 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे संवाद का निर्देश दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इन मंत्रियों को लिखी चिट्ठी में जन आशीर्वाद यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। यूपी में भी सभी नए 43 केंद्रीय मंत्रियों को इस तरह के कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यात्रा के दौरान धार्मिक, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी, शहीदों के परिवार और जानी मानी विभूतियों के घर जाया जा सके। और बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि हमें जनता का आशीर्वाद पहले से प्राप्त है, इसलिए हम जनता के बीच जाकर आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज किया है। जनता का तो आशीर्वाद है ही है, उसको जनता का आशीर्वाद लेने लोग निकल रहे हैं। आपके जो नेता है वो ट्वीट करके ही आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वो ट्विटर नेताओं को आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। जब जनता के बीच में जाएंगे, उनके दुख दर्द सुनते हैं, जो कि 4.5 साल से सुना है, उनके लिए हम लोगों ने काम किया है, उनको बताएंगे तो आशीर्वाद। को मवाली कहते हैं, कभी अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी। ये नहीं कि किसानों की समस्याओं को सुलझाएं,
ये नहीं कि गन्ना के किसानों का बकाया पैसा दें, 14,000 करोड़ से ऊपर। तो कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया जो आया है आज ट्वीट बीजेपी का उस पर। लेकिन 2022 में बीजेपी विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसे लेकर पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है। इस बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर लगी है। बुकलेट में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और विकास के कामों का लेखा जोखा पेश किया गया है। और इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है उससे लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों को विकास से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, जबकि हम काम के दम पर चुनाव में जाएंगे। 2022 के चुनाव के कुछ महीने पहले यूपी सरकार ने एक विकास बुकलेट जारी की है, जिसके पहले पेज पर भगवान रामचंद्र जी हैं। इसके बाद उपलब्धियों के क्रमवार वहां पे विवरण दिए हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी। सर, ये बताइए कि इरादे नेक काम अनेक, तो ये जो काम अनेक है, क्या ये चुनाव का मुद्दा होंगे या बाकी सारे चुनावी समीकरण मुद्दा होंगे? देखिए, अगर हमने विकास किया है तो हमारा मुद्दा तो विकास है। हमने गरीबों की भलाई के लिए काम किया है, किसानों की भलाई के लिए काम किया है, नौजवानों को रोजगार के लिए काम किया है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, गुंडे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का काम किया है, उनको दंडित करने का काम किया है। तो हमारे मुद्दे तो यही रहेंगे, लेकिन इन मुद्दों पर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इन मुद्दों से विपक्ष दूर भागना चाहता है। झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि इससे उनको समर्थन हासिल हो जाएगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस अगर तीनों एक हो जाएंगे तब भी 2022 में एक बार फिर से हम 325 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि जीवीके के माध्यम से कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही कुछ हड़ताली कर्मचारियों को नौकरियों से भी निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों से एम्बुलेंस की चाबी भी जमा करवा ली गई है और जिलों में एम्बुलेंस चलाने की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, इसको हम लोगों ने नियंत्रण में ले लिया है। जीवीके को संदेश देके, जीवीके को नोटिस देके उनके माध्यम से एफआईआर भी किया गया उन्हीं के यूनियन के लीडर पर, और उनके माध्यम से कई लोग को बर्खास्त भी किया गया। उसके बाद भी ये तय हो गया था कि अगर ये लोग नहीं चलाते हैं तो हमारे जिलाधिकारी और के माध्यम से उनके गाड़ियों की चाबी लेके हम अपनी व्यवस्था चलाना प्रारंभ करेंगे, जिसका एक रूपरेखा बन रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अब जल्दी उसको शुरू कर देंगे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड आपको देगा मौका। आप न्यूज एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉग इन कीजिए news18.com/UP_anchor_reporter पर। शॉर्टलिस्ट लोगों को मिलेगा मौका। खतरे में हैं हम और आप, लेकिन सांसद में सरकार की जान अटकी हुई है। देश के हर नागरिक को कोरोना के कहर से बचाया जा सके, इसके लिए सरकार हर जतन कर रही है। बावजूद इसके कुछ लोग अब भी सच से मुंह चुरा रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उनकी एक गलती उनके अपने और अपनों की जान जोखिम में डाल सकती है। टेक्नोलॉजी भी कभी कभी इंसान के लिए जी का जंजाल बन जाती है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की भी यही हालत है।
संचार के जो साधन कोरोना काल में लोगों के जागरूकता के आधार पर बनने चाहिए थे, वही कोंडागांव में अफवाहबाजों के हाथ का खिलौना बनकर रह गए हैं, जिसके चलते कोंडागांव के जिन इलाकों में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाना चाहिए था, वहां अफवाहों के बीच स्वास्थ्य विभाग लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील करने में जुटा है। कुछ लोग जो मान नहीं रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, भाई लगाइए, कोविड से बचाव का एक ही उपाय है, अभी जो है वो कोविड वैक्सीनेशन करवा लें और सुरक्षित रहें। हैरानी देखिए, एक तरफ जहां कोंडागांव की शहरी आबादी वैक्सीन लेने से बचने के बहाने गिना रही है, तो वहीं अंदरूनी इलाके के ग्रामीण संचार साधनों के अभाव के बीच ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। जिले के कुल 13 गांव ऐसे हैं जो बारिश के दौरान जिला मुख्यालय से पूरी तरह कटे हैं। बावजूद इसके वहां 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। पे नेटवर्क नहीं है, ना मोबाइल का कोई साधन नहीं है, ऐसे क्षेत्र में 100% है ना, कुदूर के अंदर में है। हम लोग जाके देखे तो 100% फर्स्ट डोज लगाए हैं, सेकंड डोज भी जैसे टाइम आएगा तो लगाने को तैयार हैं। हालांकि अफवाहों और तमाम दिक्कतों के बावजूद कोंडागांव के नौजवान लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के अपने मुहिम में शिद्दत से जुटे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने और अपनों की जान दांव पर लगाने की आशंका के बावजूद टीका लगवाने को तैयार नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों के बार बार मना करने के बावजूद युवा टोली उन्हें समझाने में लगी है। सभी को उम्मीद है जल्द ही कोंडागांव 100% वैक्सीन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। कुछ 1-2 लोग ही हैं जो अपनी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम जितना प्यार से हो सके उतना समझा रहे हैं, बाकी उनकी मर्जी, क्योंकि ये कोरोना सबके लिए खतरनाक है, तो इसके लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट के बगैर जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी की बदौलत इंसान सहूलियत भरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन तरक्की के उसी हथियार का इस्तेमाल जब लोग को बरगलाने के लिए किया जाए तो टेक्नोलॉजी जी का जंजाल बन जाती है। बहरहाल राहत की बात यह है कि कोंडागांव 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य के बेहद करीब है। उम्मीद है बाकी लोग भी जल्द ही सच को समझेंगे और कोरोना के खात्मे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ चलने का संकल्प लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा